हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम, और साथ में हम किरचॉफ के नियम से रिलेट करता हुआ एक और हमारा टॉपिक इसी से जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। सबसे पहले आखिर किरचॉफ ने अपने ये दो नियम क्यों दिए, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस बात को समझना होगा कि जैसे हमारे पास कोई सरल परिपथ होता है, तो जब हमारे पास कोई सरल परिपथ है तो वहां पर हम ओम के नियम से उसको आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिपथ होते हैं कि जहां पर बहुत सारी जटिलता होती है। तो जहां पर जटिलता होती है तो हमें क्या करते हैं, हम ओम के नियम से उसको सत्यापित या ओम के नियम से हम उसको हल नहीं कर सकते। इस समस्या को देखते हुए एक हमारे बहुत ही, एक तरीके से कह सकते बहुत ही विख्यात भौतिकवादी रहे, हमारे भौतिक शास्त्री रहे, जिनका नाम क्या था, गुस्टाव किरचॉफ। तो गुस्टाव किरचॉफ ने क्या दिया, अपने दो नियम दिए थे जिनको हम लोग किरचॉफ के नियम से जानते हैं। पहले नियम को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं, और दूसरा जो नियम है वो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है, उसे हम लोग लूप का नियम भी कहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम दोनों नियम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम लोग संधि के नियम से भी जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किरचॉफ के नियम। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किरचॉफ का पूरा नाम क्या था, गुस्टाव किरचॉफ था, और इन्होंने दो नियम दिए। पहला जो इनका नियम कहलाता है, यानी इनका जो प्रथम नियम था, कौन सा नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम लोग संधि के नियम से जानते हैं। इसी का नाम क्या है, संधि का नियम, या इसी का एक और दूसरा नाम है जिसको हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं। तो धारा नियम से, यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम ने क्या बताया, संधि का नियम। संधि का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी चीज आकर आपस में मिलती है। जैसे हम लोगों ने रेलवे जंक्शन देखा है, क्या देखा, रेलवे जंक्शन। तो संधि उसको बोलते हैं जहां पर कोई चीज आती है और वहां से कोई चीज जाती है। तो संधि का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्थान जहां पर कोई चीज आ रही है और वहीं से कोई चीज जा रही है, यानी आने और जाने की एक स्थान। तो उसी तरीके से यहां पर किरचॉफ ने क्या बताया, कहा कि जैसे मान लीजिए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक संधि है। इन्होंने कहा कि संधि की ओर, ये देखिए, मान लीजिए यहां पर ये क्या है, विद्युत धारा की रेखा की दिशा है। ये देखिए, हम ये मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये संधि की ओर आ रही है और ये संधि से बाहर जा रही है। ये देखिए, तो किरचॉफ ने क्या बताया, सपोज करिए यहां पर ये धारा हमारे पास है I1, ये धारा I2 है, और ये धारा I3 है, और ये हमारे पास धारा बेटा क्या I4 है, और ये धारा हमारे पास क्या I5 है। तो इन्होंने अपने नियम में बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। क्या कहा किरचॉफ ने, किरचॉफ ने कहा कि किसी भी संधि, यानी किसी भी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। मतलब कहने का मतलब इनका ये था कि जैसे सपोज करिए यहां पर ये संधि है, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, यानी सिग्मा का मतलब होता है योग और आई का मतलब धारा, तो जितनी भी धाराएं इस संधि पर मिलेंगी उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। ये बात क्लियर है। इन्होंने इसके बाद क्या, अपनी चिन्ह परिपाटी में क्या बताया, इन्होंने चिन्ह परिपाटी में बताया कि जितनी भी धाराएं संधि की ओर जाएंगी उनको धनात्मक लेना है, यानी जितनी भी धारा किधर जाएंगी बेटा, संधि की ओर। तो जितनी संधि की ओर आएंगी उनको सबको धनात्मक लेना है, और जितनी हमारे पास बेटा क्या होंगी, संधि से दूर जाएंगी, तो जितनी संधि से दूर जाएंगी उनको हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है। अगर इस तरीके से इनका हम बीजगणितीय योग निकालें तो देखिए, संधि की I1 संधि की ओर आ रही है, इसलिए I1 क्या होगी, प्लस। ये देखिए संधि की दूर जा रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का I2। ये संधि से क्या जा रही है, अच्छा मैं इसको एक बात और ऐसे लिख देता हूँ, बीजगणितीय योग बोला जा रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस। योग का मतलब होता है प्लस, तो I2 संधि से दूर जा रही है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का I2। ठीक है,
ये I3 भी क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है, तो ये भी क्या होगी, माइनस का I3। और देखिए ये संधि की ओर जा रही है, तो जब संधि की ओर जा रही है तो इसको हमें लेना है धनात्मक, तो I4। और यहाँ पर देखिए ये संधि से क्या हो रही है बेटा, ये भी संधि से दूर जा रही है, तो इसका मतलब ये भी हमें कैसे लेने हैं, नेगेटिव लेनी है। तो यानी और इन सब का जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये बात बताई थी किरचॉफ ने। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो I1 प्लस माइनस माइनस I2 प्लस माइनस माइनस I3, और ये I4 प्लस में है और प्लस माइनस माइनस I5, और ये हमारे पास बेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम जितनी भी निगेटिव राशियां हैं, जितनी भी निगेटिव हमारी धारा है, उन सबको हम उधर क्या करें, ट्रांसफर कर दें, तो इधर क्या बचेगा, I1 प्लस I4 पॉजिटिव है तो I4 इधर बचेगा, और बाकी सारी की सारी I2 उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए I3 उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और I5 भी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकला, क्या निकला कि हम यहाँ पर एक तरीके से इसको और परिभाषित कर सकते हैं, किस तरीके से, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, बीजगणितीय योग, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए I1 प्लस I4 संधि की ओर आ रही हैं, आप अगर ध्यान दीजिए, एक ये देखिए, और जबकि I2 संधि से दूर जा रही है, I3 संधि से दूर जा रही है, और I5 भी बेटा क्या, संधि से दूर जा रही है। तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। तो ये इन्होंने अपने पहले समीकरण में ये बात बताई। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हमारा जो दूसरा नियम है, जिसको हम लोग जानते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं, या फिर इसको बंद पास का नियम से भी जाना जाता है। ये बंद पास होता क्या है कि जैसे बंद पास का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने नेट देखा होगा, सपोज करिए आप लोगों ने नेट को देखा होगा, नेट कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का आप लोगों ने नेट देखा होगा, ठीक है। तो नेट में ये जो बने होते हैं छोटे छोटे खाने आपको दिखते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, बंद पास होते हैं। तो किरचॉफ ने कहीं ना कहीं इन्हीं बंद पास का अपना दूसरा नियम समझाने के लिए इस बंद पास का उपयोग किया था। अब हम लोग देखेंगे कि बेटा जो किरचॉफ ने ये बंद पास का नियम का उपयोग किया था, इसकी सहायता से हम क्या पढ़ेंगे, बंद पास। तो सबसे पहले हम लोग एक इमेज को पढ़ लेते हैं जिससे हमारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इसके लिए अगर हम एक डायग्राम बनाना चाहें तो सपोज करिए हमारे पास कथन को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद ये देखिए कथन हमें उसमें भी लिखना था, और यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, क्या लगाया, प्रतिरोध R। और यहाँ पर सपोज करिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, ये एक दूसरा प्रतिरोध हमने यहाँ पर लगाया, और उसके साथ भी एक बैटरी का संपर्क हमने कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इत्मीनान से मैं बता रहा हूं, चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक तीसरा हमने प्रतिरोध यहां पर लगाया, ये देखिए, और सपोज करिए इस प्रतिरोध के साथ हमने किसी बैटरी का संपर्क नहीं किया। अब इनको हमने आपस में इस तरीके से मिला दिया, ठीक है, इसको भी आपस में हमने इस तरह से मिला दिया। अब इनको नाम दे दीजिए A, B, C, और ये हमारे पास है D, ये E, और ये हमारे पास F, ठीक है। सपोज करिए इसमें जो धारा जा रही है वो धारा I1 है, और ये प्रतिरोध है इससे R1 है, और यहां पर ये सेल लगा हुआ है तो सेल का विद्युत वाहक बल ये E1 है, ठीक है। ये दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है। और यहां पर धारा देखिए कैसे चली है, थोड़ा सा समझिएगा। धारा यहां से चलना स्टार्ट हुई है, ऐसे गई है और फिर इस तरफ आई है, यानी धारा की दिशा ये है, ठीक है। और यहां पर जो धारा बह रही है वो I2 है, और ये प्रतिरोध जो हमारे पास है वो R2 है, ठीक है। यहां पर जो प्रतिरोध है R3 है, और यहां पर ये धारा, ध्यान सुनिएगा, यहां से धारा ये आएगी और ये धारा आपस में मिल जाएंगी, तो यहां पर जो धारा होगी I1 प्लस क्या हो जाएगी बेटा, I2 हो जाएगी। यहाँ पे धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 हो गई, और यहाँ पर ये दूसरा सेल लगा है तो इसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E2 हो गया। यहाँ पर किरचॉफ ने बंद पास का जिक्र किया। बंद पास का मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बंद पास बन रहा है, ये देखिए ये भी क्या है, एक बंद पास बन रहा।
अपनी बातों को समझाने के लिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने बताया कि यहाँ पर मैं इन्होंने अब इसमें कहा कि जो सिग्मा आई आर होगा वो समानुपाती होगा, वो सॉरी बराबर होगा सिग्मा ई के। क्या मतलब है इसका? इन्होंने बताया कि किसी बंद पास में, सपोज करिए हमारे पास बंद पास है, तो किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली विभिन्न खंडों में, एक खंड इसका ये है, एक खंड ये है, विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध, I1 धारा प्रतिरोध इसमें क्या हो जाएगा बेटा? R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? R1 हो जाएगा। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई? क्या हो जाएगा? R1। बेटा समझ में आया? क्या कहा मैंने? मैंने कहा किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में, या मान लीजिए तार का एक खंड ये है और एक खंड ये है, विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय होगा, संगत प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय योग होगा उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के योग, यानी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये बात इन्होंने बताई। साथ में इन्होंने अपनी चिन्ह परिपाटी भी दी। चिन्ह परिपाटी में इन्होंने कहा धारा की दिशा में, जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो जितनी भी हमारे पास वैल्यू होंगी वो सारी की सारी हम धनात्मक लेंगे, और जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो सारी की सारी वैल्यू हमें कैसे लेनी है? ऋणात्मक लेनी है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम किसी बंद पास में चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, सॉरी अच्छा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ठीक है, गलती देखिए। यहाँ पर ये धारा की दिशा इस तरफ होगी, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस बात को लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे बंद पास ए बी सी डी ए बी सी डी ए में। अब बेटा याद रखना एक बात को, बंद पास बंद पास का पहला और अंतिम लेटर सेम होता है। क्यों? मान लीजिए आप यहां से चले ए बी सी डी, आपने कहा सर जी हम यहीं तक लिखेंगे, तो इसका ये वाला हिस्सा खुला रहेगा, तो ये बंद पास नहीं हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुला रह जाएगा ना। इसलिए पहला और अंतिम ए बी सी डी ए यहां पर चलेंगे। तो चिन्ह परिपाटी में क्या बताया गया कि जब हम मान लीजिए हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, तो जब हम यहां से चलना प्रारंभ करेंगे तो हम इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, है ना। तो यहां से चलना हमने शुरू किया, तो यहां पर देखिए किरचॉफ ने क्या बताया, जब हम धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो वैल्यू कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर I1 और I2 हम इस दिशा में चल रहे हैं और धारा इस दिशा में बह रही है, हम इस दिशा में चल रहे हैं और धारा इस दिशा में बह रही है, तो ये जो हमारा है नेगेटिव हो जाएगा I1 इंटू R1 प्लस, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पे पहुंचा, फिर यहां से मैं यहां पर आया, इधर आ रहा हूं मैं ना, उल्टा आ रहा हूं ना, तो ये क्या है? धारा की दिशा में आ रहा हूं, इसलिए यहां पर ये I2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? I2 इंटू क्या हो जाएगा? R2 बराबर। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं, पहली बात मेरी सुनना, मैं धन से ऋण में जा रहा हूं, तो यानी ई क्या होगा? माइनस का ई हो जाएगा, क्योंकि धन से ऋण में जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, और यहां से आऊंगा ऋण से धन में जा रहा हूं, यानी सीधा जा रहा हूं, तो यानी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? E2। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं I2 प्लस, प्लस क्यों आ रहा भाई? I2 R2 प्लस, प्लस नहीं, और ये आपका आ जाएगा माइनस, माइनस I1, क्यों भाई बार बार गलत लिख रहे हो? I1 इंटू R1, E2 को मैं अगर आगे ले लूं तो E2 माइनस क्या होगा? E1। तो ये इनका पहले बंद पास के लिए हमने यहां पर निकाला, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बंद पास बात करेंगे DCFED, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे बंद पास, जाल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जाल भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा। बंद पास D
सी एफ ई और ये डी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास एक अगला, ये बंद पास एक मान लीजिए ये ए है और दूसरा बंद पास ये बी है। तो बंद पास इसमें हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले में। तो सपोज करिए हमने यहां से चलना शुरू किया, इस तरफ हम जा रहे हैं, तो ये देखिए धारा इस तरफ बह रही है, तो यानी हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I2 इंटू R2, ये निगेटिव वैल्यू हमारी होगी। क्लियर है बेटा। अब यहां से हम यहां पर गए और फिर यहां से हम इधर आ रहे हैं, तो यहां पर भी ये वैल्यू हमारी बेटा क्या होगी, निगेटिव होगी। कैसी होगी, हमारी निगेटिव वैल्यू होगी। तो निगेटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा I1 प्लस I2, ये हमारी वैल्यू कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। क्लियर है। क्योंकि हम यहां से चलना प्रारंभ किए हैं, इधर हम जा रहे हैं, तो धारा इधर बह रही है, हम इधर जा रहे हैं उल्टा, तो ये निगेटिव। यहां से इधर आया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत हम फिर भी जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। और इसके साथ जो प्रतिरोध लगा है, ये सॉरी R3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R3। अब बराबर देखिए, माइनस से हम प्लस से माइनस में जा रहे हैं, एक ही इसमें सेल लगा हुआ है, तो जब प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का E2। यहां से अगर हम बेटा माइनस को कॉमन ले लें, तो यहां पर हमारे पास बचेगा अंदर I2 R2, ये माइनस कॉमन ले ले तो प्लस में क्या बचेगा, ये बचेगा I1 प्लस I2 और इसके साथ में क्या है, R3, और ये बराबर में माइनस का E2। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, E2 R2 प्लस I1 प्लस I2 और ये R3 बराबर क्या हो जाएगा, E2। ये हमारे पास हो जाएगा बंद पास। तो हम दोनों ही बंद पास में चले गए। यही बात तो उन्होंने, किरचॉफ ने कहा था कि किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग संगत, उनके प्रतिरोधों का संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो ऋणात्मक साइन है, फिर भी आप योग बोल रहे हैं। जी बेटा, यहाँ पर ऋणात्मक भी क्या होता है, एक प्रकार से योग ही होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये माइनस है जरूर, लेकिन इसको बोला जाएगा योग। महज ये माइनस क्यों आया है, वो चिन्ह परिपाटी की वजह से आया हुआ है। तो ये किरचॉफ का हमारे बेटा क्या था, द्वितीय नियम था। अगर आप लोगों ने किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड लॉ बहुत आसानी के साथ पढ़ा है, अगर आपने इसको समझ लिया है, तो व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन सेतु को आप 2 मिनट में कर लोगे। किरचॉफ का पहला लॉ क्या था, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी बंद पाश में विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये इसके कथन थे, और कथन आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर ये आपको डायग्राम बना देना, इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन दे देना है। और फिर चिन्ह परिपाटी में आपको लिखना है कि धारा की दिशा में चलने पर जितने भी मान होंगे सारे के सारे धनात्मक लेने हैं, और जब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो सारे के सारे मान हमें क्या लेने हैं, ऋणात्मक लेने हैं, जब विपरीत दिशा में हम चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये किरचॉफ के दोनों लॉ समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु किस तरीके से, व्हीटस्टोन सेतु ने आखिर क्यों दिया अपना व्हीटस्टोन सेतु, और क्यों कहा जाता है उसको एक सेतु, आखिर क्या कारण रहे और क्या उसका प्रिंसिपल था, क्या उसका कॉन्सेप्ट था। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि व्हीटस्टोन सेतु को याद करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु ने उपयोग किया था एक अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, व्हीटस्टोन सेतु में 2 बार हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे और 2 बार किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। इसलिए हमें किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। यदि आप व्हीटस्टोन पे कमांड करना चाहते हैं, आप उसको क्लास में ही तैयार करना चाहते हैं, तो आपको व्हीटस्टोन सेतु पढ़ने से पहले किरचॉफ के आज जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पढ़ाया, पहला संधि का नियम,
दूसरा बंद पाश का नियम। ये दोनों आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वेट स्टोन सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।